वैसे बंगाल की राजनीति में यह रक्तपात नया नहीं है। डायमंड हार्बर में जो हुआ वो 70 के दशक से होता चला आया है। ममता इसी से लड़ते लड़ते सत्ता में आ गई, मगर बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदला। बंगाल की राजनीति में आखिर इतनी हिंसा क्यों है? बंगाल की सियासत खून से इतनी लाल क्यों है? दिल्ली से डायमंड हार्बर तक फैले हमारे रिपोर्टर्स ने आज इसकी पड़ताल की है। अरुंधते वसिष्ठाभ्यां नमः, सीतारामाभ्यां नमः, दुर्गायै नमः, गणपति। शांति के वैदिक सुरों के बीच दिल्ली में लोकतंत्र के नए मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कोट कर रहे थे। हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये भावना हमेशा याद रखनी है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भावना क्या थी? गुरुदेव कहते थे, एकोता उत्साहो धरो, एकोता उत्साहो धरो, জাতীয় উন্নতি করো, দুসুক ভুবনে সবে ভারতের জয়। यानी एकता का उत्साह थामे रहना है। हर नागरिक उन्नति करे, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो। मगर गुरुदेव के बंगाल में विभाजनकारी हिंसा का नया शिलालेख लिखा जा रहा था। डायमंड हार्बर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर सरेआम हमला हुआ। पार्टी के कई नेता घायल हुए। ये सब तब हुआ जब ममता की बंगाल पुलिस काफिले को एस्कॉर्ट कर रही थी। इस हमले का निशाना वो मीडिया कर्मी भी बने जो नड्डा के दौरे को कवर करने गए। हमारी सहयोगी जोईता मित्रा खुद भी इस वारदात की प्रत्यक्ष गवाह बनी। हमला करने वालों का मकसद क्या था, ये समझ पाना मुश्किल था। इसी जगह पर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। हमारी गाड़ी बीजेपी के कॉन्वॉय से थोड़ा आगे ही चल रही थी, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचकर माइक और कैमरा सेट करना था। कम से कम इस हमले ने मुझे बुरी तरह से दहशत में डाल दिया। हालांकि ठीक एक दिन पहले भी मैंने कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा गो बैक नड्डा के नारे लगाते हुए सुना था। मगर बंगाल की सियासत में हिंसा की संस्कृति के साथ मेरा पहला और डराने वाला सामना था। जी हां, बंगाल की सियासत में हिंसा की संस्कृति। इसी के सहारे लेफ्ट ने 35 साल राज किया। इसी से लड़ते लड़ते ममता बनर्जी सत्ता में आई और आज इसी को ममता ने हथियार बना लिया है। सिलीगुड़ी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता उलेन राय की हत्या का मामला अब तक गर्म है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गोली चलाई, जिससे उलेन राय की मौत हुई। कूच बिहार में तो बूथ स्तर के नेता कलाचंद कर्मकार की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद कूच बिहार जिले के तूफानगंज में बवाल हो गया। बीजेपी ने 12 घंटे का तूफानगंज बंद बुलाया तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हुई। पश्चिम वर्धमान में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान कुछ लोग घायल हो गए, जबकि कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई। ये झड़प तब हुई जब भाजपा अपने राज्यव्यापी अभियान आर रोई अन्याय के तहत जुलूस निकाल रही थी। ये तो हाल के मामले हैं जो बीजेपी के बिहार अभियान के बाद तेज हुए हैं, मगर ये दहशत की सियासत है जिसका मकसद दूसरे के पॉलिटिकल स्पेस को दबाना है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने पहले ही दिन कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा बहुत मार्मिक ढंग से उठाया। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी। 130 कार्यकर्ताओं। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो, ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या? हाल
के दौर की सबसे खतरनाक वारदात बैरकपुर में बीजेपी के काउंसलर मनीष शुक्ला की हत्या थी। मनीष शुक्ला को थाने के सामने ही गोली मार दी गई। जिस हथियार से उनकी हत्या हुई वो प्रतिबंधित हथियार था। मनीष के परिवार का आरोप है कि इस हत्या के पीछे बंगाल पुलिस का हाथ था। माँ बाप आज भी बेटे के लिए आंसू बहा रहे हैं। बेटी पिता का इंतजार कर रही है। मनीष शुक्ला बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के करीबी थे। अर्जुन सिंह ने हमारे सामने स्वीकार किया कि मनीष उनके दाहिने हाथ थे। अर्जुन सिंह एक और सनसनीखेज आरोप लगाते हैं कि जो गुंडे कभी लेफ्ट के साथ हुआ करते थे अब वही ममता के साथ हैं। पूरी जो लोग सीपीएम के जमाने में जुल्म और अत्याचार किया आज भी वही अत्याचार कर रहे हैं। उनको जामा पहना दिया गया तृणमूल का, उनको संरक्षण दिया गया तृणमूल का। अब बैरकपुर में चले जाइए, मनीष शुक्ला की हत्या के उसके आर्म्स लाइसेंस को सीज कराया यहाँ के पुलिस ने और उसकी हत्या की पूरी साजिश पुलिस ने ब्लूप्रिंट बनाया। उसका सिक्योरिटी हटा दिया गया। उसके सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी अगर रखा जाता है तो उसको परेशान किया जाता है। जो गुंडे कल लेफ्ट के लिए हथियार उठा रहे थे अगर वो आज ममता के साथ हैं तो फिर बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर बदलेगा कैसे? लेफ्ट के लिए ये एक पॉलिटिकल टूल था। ममता के दौर में पुलिस के इस्तेमाल से ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया लगता है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के दौर में पार्टी के उग्रवादी कैडर को हरमत वाहिनी कहा जाता था। बिहार में जिस दौर में बूथ कैप्चरिंग होती थी मगर गांव के गांव हरमत वाहिनी कैप्चर कर लेती थी, लेफ्ट लिबरल मीडिया उस पर चर्चा तक करना पसंद नहीं करता था और खबरें लोकल लेवल पर आकर दम तोड़ देती थी। ममता ने लेफ्ट की इस ताकत को बखूबी समझा और अपनी हरमत वाहिनी सत्ता में आते ही खड़ी कर ली। टीएमसी के कार्यकर्ता जिस हरमत का विरोध करते थे आज वो उन्हीं के पाले में खड़ा था। कबीर सुमन जैसे सांसद ने इसी के विरोध में पार्टी छोड़ दी। सत्ता में आने से पहले नंदीग्राम और सिंगूर में संघर्ष करती ममता राइटर्स में आते ही बदल गई और तब कहा गया कि जेई जा बिलोंग का शेई हो बेरावबन, जो लंका जाएगा वो रावण बन जाएगा। आइए अब आपको ममता राज के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बंगाल में 2018 में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। भारत भर में दर्ज 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 अकेले बंगाल में दर्ज की गई। 2019 का तो ममता सरकार ने डेटा ही नहीं उपलब्ध कराया। बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक मौत 2009 में हुई। 2009 से 2011 के दौरान 38 राजनीतिक हत्याएं हुई। 1999 और 2016 के बीच 18 सालों में पश्चिम बंगाल में हर साल 20 राजनीतिक हत्याएं हुई। मगर जो खूनी जंग पहले लेफ्ट बनाम कांग्रेस थी, लेफ्ट बनाम तृणमूल थी, अब उसका शिकार बीजेपी को बनाया जा रहा है। बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग हमें लोकतांत्रिक तरीके से हरा पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को खत्म करने के लिए हिंसक तरीके अपना रहे हैं। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो इन तरीकों से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे तो जनता खुद उन्हें सबक सिखा देगी। असल में मौजूदा बीजेपी अपने सॉफ्ट पावर को समझ रही है, बंगाल का मूड समझ रही है। बंगाल की जनता सियासी हिंसा और कट मनी कल्चर से मुक्ति चाह रही है। शायद ममता खेमा इस खुरदरी सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत का जिम्मेदार नक्सलवाड़ी को ठहराया जाता है, मगर इस आंदोलन का भी एक सिद्धांत था, एक मकसद था। नक्सल विद्रोह पूरे राज्य को प्रभावित कर रहा था। नक्सलवाड़ी गांव के किसान मजदूर से शुरू हुआ आंदोलन कोलकाता की गलियों और कॉलेजों तक पहुंच गया। नक्सलियों ने बंगाल पुलिस को निशाना बनाया। 70 के दशक में सबसे अधिक हिंसा हुई और लेफ्ट का ग्राफ ऊपर आया। 1972 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे सत्ता में आए। रे पर सत्ता के सहारे लेफ्ट के दमन का आरोप लगा। 1977 में शानदार जीत के साथ लेफ्ट पावर में आया। हालांकि ये समझने की जरूरत है कि लेफ्ट की सरकार और नक्सलवाड़ी के बीच बड़ा फासला है। बंगाल की वामपंथी सरकार और नक्सलवादियों के सिद्धांत अलग अलग थे। उस दौर में तो आरोप ये भी लगे कि वामपंथी खुद नक्सलाइट्स की मुखबिरी कर कर उनका एनकाउंटर करवाते थे। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई किसी को नहीं पता। जहां तक बात राजनीतिक हिंसा की है, ये उस दौर में शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक अगर 7 बार लेफ्ट बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब रहा तो इसमें राजनीतिक हिंसा की बड़ी भूमिका थी। लेफ्ट ने कैडर के सहारे बंगाली समाज पर लगभग नियंत्रण कर लिया था। जीवन के हर क्षेत्र में पार्टी की दखल थी।
यही राह ममता ने चुनी और 2 बार लगातार सरकार बनाई, मगर मौजूदा बीजेपी अब उसके लिए बड़ी चुनौती है।